जय हिंद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को रिसेंटली एक एनएसए एक्ट लगा करके इनको जोधपुर राजस्थान जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। पूरी कहानी समझेंगे दोस्तों। क्या है सिक्स्थ शेड्यूल, इनके पर्टिकुलर डिमांड क्या है, उस डिमांड से क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एनएसए एक्ट की जब लगाया गया इनके ऊपर तो अचानक से इनको कैसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो एफसीआरए की बात निकल के आ रही है। ये सारी चीजें देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल तो लगभग सारे लोग जान रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, सिक्स्थ शेड्यूल के बाद एफसीआरए प्लस एनएसए, ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ह्यूमन बीइंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत गलती है। जाकर के इनके बारे में पढ़िए। वैसे आप लोग से उम्मीद रखता हूं मैं कि आप सभी लोग जानते ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे से जानते होंगे। हमारा देश भारत, इंडिया और बिलव्ड कंट्री, जम्मू कश्मीर 2019 में पार्टीशन होती है और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहां पे निकल के आती है, दोनों यूटी के रूप में यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जो वहां की रूलिंग गवर्नमेंट अपने मेमोरेंडम में ये चीजें मेंशन करती है कि आपको सिक्स्थ शेड्यूल दी जाएगी, आपको यहां की राइट्स दी जाएगी, और भी बहुत सारे सब्सिडियरी राइट्स होते हैं डिमांड में इनके, वो भी प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। तो सब चीज देखी जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करी जा रही है यहाँ पे कि एनएसए एक्ट जो लगाया गया वो क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। 1980 में इसको लेकर के आया गया। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एक बार लग जाए तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है इशू, उसको देखी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक्ट लगा के। इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, पुनिटिव डिटेंशन प्लस प्रिवेंटिव। तो यहां पे पुनिटिव नहीं होता है, यहां पे प्रिवेंटिव होता है। ये चीजें काफी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बन जाएगा हो सकता है ये चीजें डाल दी जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपसे पूछेंगे नहीं, आके उठा के लेके चले जाएंगे। ये प्रिवेंटिव डिसीजन मतलब आपने कुछ ऐसा कार्य करना चाहा उसको रोकने के लिए, इसीलिए इसका नाम प्रिवेंट से प्रिवेंटिव डिटेंशन पड़ा है। पुनिटिव मतलब दंडात्मक, आपको दंड मिलेगा, लेकिन यहां पे दंड आपको सीधे उठा के लेके चले जाएगी पुलिस और पूछताछ करेगी, उसके बारे में जो चीज उनको समझ में आएगा वो करें। तो ये इंपावर करती है किसको, यहां से समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इंपावर करती है। किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, कस्टडी में ले लिया जाए, किसी भी चीज को रोकने के लिए, जैसे जी रिलेटेड है नेशनल सिक्योरिटी से, पब्लिक ऑर्डर से, प्लस इसेंशियल सप्लाई, किसी भी प्रकार से वो लेके आपको यहां पर जा सकते हैं। मेन चीजें यहां पे मैंने मेंशन कर दी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, इन चीजों को यहां पे ध्यान में रख के लिया जाता है। तो इनको ऊपर यही चीजें लगाई गई हैं, ये चीजें याद रखिए। ये बात आती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की, जो आपको एक ब्रीफिंग मैं यहां पर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके की प्रोविजन क्या है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अथॉरिटी यहां पे डिटेन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर कोई ऑफिसर आएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या होगा, ये नेशनल सिक्योरिटी को अगर आप हार्म करेंगे, पब्लिक ऑर्डर में पीसफुल तरीके से कोई चीज अगर चल रही है तो सही है, अगर पीस डिसरप्ट करेंगे पब्लिक ऑर्डर में तो यहां पे उठा के लेके जाएंगे। डिफेंस ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और इसेंशियल सप्लाई सर्विसेज भी आते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या हो सकता है, 12 महीने, यानी 1 साल के लिए कुछ मत बोलिए अभी आप, 1 साल यहां पे सीधे चले जाएंगे। यही है एनएसए। इसका कहीं ना कहीं यूजेज प्लस मिसयूजेज हम दोनों चीजें पढ़ेंगे अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं तो, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। इनिशियली 3 महीने था, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया विद एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। तो यहाँ पे 3 महीने हैं,
उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल से। तो अप टू 12 मंथ यहाँ पे चीजें, एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे 3 जज होंगे हाई कोर्ट के और रिव्यू करेंगे कि ये डिटेंशन सही है कि नहीं 3 वीक के अंदर। तो ये चीजें होंगी किसके साथ? सोनम वांगचुक के साथ, सोनम जी के साथ ये सब चीजें होंगी। नो लीगल प्रोसीडिंग अलाउ, अब ये चीजें यहीं पे काट लीजिए, समझ गए? कोई लीगल प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकते। डिटेनी कैन नॉट चैलेंज डिटेंशन इन ऑर्डिनरी कोर्ट ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड एक्सेप्ट विया रिट पेटिशन। तो आर्टिकल 32 और 22 to 6 ये चीजें छोड़ के ये चीजें करती हैं, लीगल प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड क्या है? तो अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा रीजन ऑफ फॉर डिटेंशन, लेकिन विथहोल्ड कर सकते हैं डिटेल इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये दोनों चीजें हैं, बता भी सकते हैं नहीं भी बता सकते हैं भाई। आगे क्या क्रिटिसिज्म है, क्योंकि देखिए जब आप मेंस की राइटिंग करते हो आप तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए सारे प्लस आई मीन टू से दैट प्रॉज प्लस माइनस दैट इज कॉन्स। तो प्रॉज कॉन्स दोनों लेके चलना पड़ेगा। मिसयूज ऑफ द पावर होती है, इसका क्या है? तो ये पॉलिटिकल अपोनेंट, एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर को लेकर के ये चीजें मिसयूज भी हो सकती हैं। दूसरा क्या है? वीक जुडिशियल ओवरसाइट है इस पे। अब एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा लिमिटेड और नो रेगुलर कोर्ट यहाँ पे ट्रायल करेगा, तो रेगुलर कोर्ट ही हटा दी गई है। वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे होती है। तो डिटेंशन विदाउट चार्ज गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं। वैग्यू टर्म्स की बात करी जाए तो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी यहाँ पे ब्रॉड मिसयूज हो सकता है। ये सारी चीजें थी जो यहाँ पे हैवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2019 से 2025 तक। यहां तक आते आते इन्होंने कई बार पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। सरकार इनकी बातें कुछ सुनी भी हैं, कुछ अनदेखी भी कर दी हैं, तो दोनों चीजें चली हैं। आज के संदर्भ में इन्हें जोधपुर जेल में एनएसए एक्ट लगा के डाला गया। तो ये आपका लद्दाख है, लेह और कारगिल ये दोनों इसमें आ गया है जब 2019 की हम बात कर रहे हैं। अब आप यहां पर समझिए 6 शेड्यूल क्या है जो यहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे डिमांड ये है 6 शेड्यूल में, और 6 शेड्यूल में क्या आता है वो सारी चीजें। तो 6 शेड्यूल में सबसे पहले 2 आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए, 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है 6 शेड्यूल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे भाई साहब। ये ऑटोनोमस प्रोवाइड करता है, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज असम, मेघालय, मणिपुर, इन स्टेटों की हम बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, हालांकि मणिपुर 6 शेड्यूल में नहीं आता, मैं अभी आपको बताऊंगा। यही चारों स्टेट आते हैं और इनके कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट आते हैं, समझ गया? ये पूरा आसामी नहीं आ जाता इसके अंदर। तो 6 शेड्यूल करेंटली अप्लाइज टू 4 स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, और ये कवर करता है क्या? 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे एडीसी बोलते हैं, और ए फ्यू रीजनल काउंसिल। तो एडीसी क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और ये रीजनल काउंसिल भी स्वतंत्र होते हैं। तो अलग तरीके से यहाँ पे इनके लॉ और ऑर्डर चलते हैं, ये अपना चीजें फॉलो करते हैं। इसीलिए ये चीजें 4 स्टेट में यहाँ पे मेंशन है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा एक चीजें हैं, मणि जो है यानी मनी नहीं है ट्राइबल में, ट्राइबल में जो है मनी नहीं है। बाकी आसाम बोल लीजिए, मेघालय बोल लीजिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणि जो भी है तो काट लीजिएगा। ये 4 स्टेट एटीएम स्क्वायर कर लीजिए आप, अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है 6 शेड्यूल की। अब दोस्तों ये मेरा चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे लीडिंग डिमांड है दोस्तों? जो मैं आपको बताया था वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दिखा। LAB और KDA 2 बॉडी ऐसी हैं जो डिमांड कर रही हैं क्या? मेन लोकल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग लद्दाख पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप, ताकि लद्दाख की जो अपनी आइडेंटिटी है वो बची रहे। डिमांड यही है। 6 शेड्यूल में भी इंक्लूड करो लद्दाख को, क्योंकि 2019 में आपने
वादा किया था और उसी पे जीत के आप आए थे रूलिंग गवर्नमेंट। स्टेट हुड की बात करी जा रही है भैया, स्टेट हुड या लेजिस्लेचर, यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज तो दो ही दो, यानी स्टेट हुड की बात करी जा रही है, विथ लेजिस्लेचर की भी बात करी जा रही है। सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे बनेगी ताकि अपने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकें जिस हिसाब से। मान लीजिए अगर लद्दाख में रिजर्वेशन डालना चाहें तो लद्दाख के कितने % लोग होंगे, तो ये सब डिसाइड करेगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर आती है, स्टेटहुड मिलता है। दूसरा, 2 लोकसभा सीट यहाँ पे बनाई जाए, लेह और कारगिल दोनों यहाँ पे बनाई जाए, ये लीडिंग डिमांड है। और इनकी लीडिंग डिमांड 6 शेड्यूल की क्या स्टेटस है ये यहाँ पे देखा जाए। अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या ये डिमांड इनको मिल सकती है, तो उसके लिए क्राइटेरिया होनी चाहिए कुछ कि 6 शेड्यूल में आने के लिए क्या क्या चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो फुलफिल करती हैं। ऑलमोस्ट 80% 90% ये लद्दाख पॉपुलेशन एसटी से बिलोंग करती है, जैसे बाल्टी हो गई, बेडा, ब्रुकपा, चेंगपा, मून एंड कुरिकपा। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. You must mug up these tribes because they can ask in any civil services examination to you. So kindly remember it. लैंड एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये अपने लैंड और रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए भी डिमांड करते हैं यहाँ पे स्टेटहुड की, ताकि इनका ट्राइबल लैंड, कल्चर, इनके लैंग्वेज, इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं, जो भी इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक, उनकी भी बात यहाँ पे चल रही है। एक्सप्लॉयटेशन और डेमोग्राफिक चेंज ये किस प्रकार से होगी, ये चीजें इंपॉर्टेंट रखेगी अगर लैंड रिसोर्स प्रोटेक्शन होगी। कल्चर की ऑटोनॉमी 6 शेड्यूल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स और डिसीजन मेकिंग में ये किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, लोकल लेवल से कनेक्ट करके। तो ये कल्चर को भी अपने सही तरीके से लेकर के आगे चलना चाहते हैं, इनमें कुछ अल्टरेशन ना आ जाए। अब बाहर के लोग यहाँ पे आके कल्चर को छिन्न भिन्न तो कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से अगर आप ऐसे ही आने दोगे तो वहां पे लोग आएंगे, वहां का कल्चर डोमिनेट नहीं रहेगा। तो लद्दाख की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो धूमिल होती दिखेगी। पॉलिटिकल इंपॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर है यूटी में, इसका मतलब लिमिटेड लोकल्स यहाँ पे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। डेवलपमेंट विद आइडेंटिटी की बात करी जा रही है, इनकी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, बार बार बता रहा हूं यहाँ पे, रैपिड डेवलपमेंट और टूरिज्म की बात तो करी जा रही है, तो ये अपने हिसाब से उसको डेवलप करेंगे और आगे लेकर के चलेंगे, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। की फीचर 6 शेड्यूल का क्या है वो देखा है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये ट्राइबल एरिया गवर्न और लोकल अफेयर्स यहाँ पे ये चीजें करती है। तो ट्राइबल एरिया गवर्न करती है, लोकल अफेयर्स, ये जो चीजें अगर एडीसी आ गई तो कंपोजिशंस क्या होती हैं, एडीसी के 30 मेंबर होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। 26 इलेक्ट किए जाते हैं, 4 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जहां भी एडीसी है 26/30 मतलब 4 नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे लैंड, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी, कल्टीवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम्स, ये सब यहाँ पे चीजें आ जाएंगी इनके अंदर अगर दिया गया तो। की फीचर ऑफ 6 शेड्यूल। एग्जीक्यूटिव पावर भी रन करेंगे ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। जुडिशियल पावर यहाँ पे इनको मिलेगी। फिनेंशियल पावर भी इनको कलेक्ट करने के, रिवेन्यू, टैक्सेस, व्हीकल, प्रोफेशन, एनिमल्स। गवर्नर रूल भी यहाँ पे एक्सटेंसिव पावर, अल्टर करेगी अगर बाउंड्री, मॉडिफाई करेगी, डिजॉल्व करेगी, तो यहाँ पे पावर निकल के आएगी इनके पास। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने राइट्स, कल्चर, लैंड, गवर्नेंस, इसको प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। अब जो ये FCRA है, इसके अंतर्गत इनको NSA लगा दिया गया, ठीक है। FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये FCRA बोला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा 2010 में आता है रेगुलेट करने के लिए। ये एक्ट लाया जाता है रेगुलेट करने के लिए कि जो एनजीओ है वो फॉरेन से कोई भी किसी भी प्रकार का फिनेंशियल हेल्प ले रहे हैं, फिनेंशियल कैश ले रहे हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये रेगुलेट करेगी FCRA 2010 में। इंडिविजुअल, एसोसिएशन और एनजीओ, ये तीनों के लिए है, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगी फॉरेन मनी किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहीं तो नहीं जा रही है, पब्लिक सर्वेंट, मीडिया, रिलीजियस इन कन्वर्जन, इन सब चीजों को यहाँ पे इंश्योर करती है, देखती है, जांचती है।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, प्रिवेंट करता है फॉरेन फंड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी, तो यहां पे एनएसए लग जाएगी। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सिंपल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेट करेगी एनजीओ को और अदर बॉडीज को कि कैसे आप फॉरेन डोनेशंस ले रहे हो। यहां पे प्रोहिबिशन भी आ गया है अंडर एफसीआरए। अब क्या है प्रोहिबिशन वो भी समझेंगे। सर्टन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट एक्सेप्ट एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, नहीं कर सकते। जैसे कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस हैं अगर, तो नहीं कर सकते एफसीआरए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं तो नहीं कर सकते। जजेज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है, एडिटर है, ऑनर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर ऑफिस बियरर, ये लोग नहीं कर सकते। समझ गए? अब देखिए एफसीआरए की अमेंडमेंट लाई जाती है 2020 में। इस 2020 में मेजर चेंजेज हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या है? काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इसको आपको देखना। यहां पे एक सबसे पहले सब ग्रांटिंग जो है प्रोहिबिट कर दी जाती है। इसके अंदर सब ग्रांटिंग नहीं हो सकती, ये प्रोहिबिट कर दी जाती है। तो एनजीओ रजिस्टर्ड एफसीआरए कैन नॉट ट्रांसफर फॉरेन फंड्स टू अदर एनजीओ, दूसरे एनजीओ को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए सब ग्रांटिंग लिखा गया है। एक एनजीओ के अंदर का दूसरा एनजीओ नहीं दिया जा सकता पैसा। एडमिनिस्ट्रेटिव, यहां पे 2020 में अमेंडमेंट लेके आती है भैया, याद रखना ये। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैप, यहां पे एक कैप भी लगा देती है। कैप का मतलब एक टोपी पहना देती है। टोपी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मान के चलो 5,000 लगाए या फिर 10,000 लगाए, कितना भी लगाए। अब यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट है देखो, रिड्यूस फ्रॉम 50% टू 20% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। तो यहाँ पे 50% से लेके 20% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव कर सकते हो। यहाँ पे पहले 50 था, अब 20% कर दिया गया। मैंडेटरी एसबीआई दिल्ली अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है दिल्ली ब्रांच में एसबीआई का ही, दूसरा बैंक नहीं चलेगा भैया, वो भी दिल्ली का ही अकाउंट होना चाहिए। तो आओ भैया सब लोग दिल्ली आ जाओ। आधार मैंडेटरी कर दिया गया, एनजीओ के लिए मस्ट प्रोवाइड। सस्पेंशन पीरियड यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड अप टू 360, आई मीन टू से दैट 1 ईयर। पहले 180 था, बढ़ा के 180 कर दिया गया। तो आशा करते हैं जो आपको यहाँ पे मैंने बताया एफसीआरए एनएसए, वो सारी डिटेलिंग लद्दाख को लेकर के आपको समझ में आई है। दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियोज अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।